आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे जो एमिशन स्टैंडर्ड डीजल इंजन्स के लिए होता है। जो डीजल इंजन कहाँ लगे होते हैं सभी आपको पता है अच्छी तरह से। ट्रक्स हो गई, बस हो गई, इनमें डीजल इंजन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और अब जो इनके लिए भी जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो देखिए पेट्रोल इंजन से अलग हैं इसके। तो इसीलिए सबका कंपैरिजन हमने अलग अलग बनाया। और पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको जो है पेट्रोल इंजन के लिए बताया था, जहाँ पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर का था और कार का था। कार मतलब 4 व्हीलर कार। तो अब जो है डीजल इंजन के लिए भी बात कर ली जाए तो डीजल इंजन में जो इंजन की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से एमिशन के बारे में बात किया गया। तो इंजन की कैपेसिटी जो यहाँ पर लिखी गई है किलोवाट आवर में, तो ग्राम पर किलोवाट आवर वो इंजन की क्षमता के हिसाब से। एक्चुअल में होता ये है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो एमिशंस होते हैं, देखिए पेट्रोल इंजन के बारे में अगर हम बताएं थोड़ा सा, तो जो नॉक्स एमिशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है या हाइड्रोकार्बन का जो एमिशन हो रहा है, तो पेट्रोल इंजन में तो करीब करीब क्या होता है, सेम होता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, वो लगभग जो भी आ रहा है, जो एमिशन होता है वो करीब करीब सेम होता है। वेरी ज़्यादा नहीं करता, भले ही लोड वेरी कर रहा हो या स्पीड वेरी कर रही हो। वो पर किलोमीटर जो एमिशन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जितने ग्राम आ रही है या हाइड्रोकार्बन जो भी आ रहा है या नॉक्स का एमिशन जो भी आ रहा है, वो फिक्स रहता है, लगभग चेंज नहीं होता। लेकिन डीजल इंजन में थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन में क्या है कि जैसे ही आप लोड वेरी करोगे या स्पीड वेरी करोगे तो उस केस में जो एमिशन होता है वो वेरी कर जाता है। तो इसलिए जो है ये पर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पर इसको जो है ये दे पाना थोड़ा सा जो है टफ होता है। वैसे तो हम देखते हैं चार्ट ऐसे भी बने हुए जहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से भी लोगों ने दे रखा है, तो उस पर लेकिन वो वेरी करता है, वो जो है डेटा पूरी तरीके से फिक्स नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया है वही जो पर किलोवाट आवर इंजन की क्षमता के हिसाब से बताया गया है कि अगर इंजन की क्षमता इतनी है तो इतने ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से जो है वो एमिशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। तो देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है आप देख रहे हैं, 1992 का रेफरेंस दिया गया है। 1992 में दिया गया है जब इंडियन स्टैंडर्ड था। तो उस समय जो टेस्टिंग होती थी वो ECR49 टेस्ट किट होती थी। उसके थ्रू अगर हम मेज़र करते थे तो उससे ये पाया जाए कि उस पर ये परमिशन थी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का तो डीजल ट्रक या डीजल बस के इंजन के बारे में बात हो रही है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का 17.3 से 32.6 ग्राम पर किलोवाट आवर कैपेसिटी में एमिशन है या हाइड्रोकार्बन का 2.7 से 3.7 ग्राम है तो कोई बात नहीं, परमिसिबल है, ठीक है। इतना वो उतनी थी ये परमिसिबल लिमिट थी। 1996 में जब हम आए किट वही थी ECR49। उस समय देखिए ये लिमिट क्या कर दी गई, जैसे ईयर बढ़ा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़े, नंबर ऑफ़ ट्रक्स बढ़ी, नंबर ऑफ़ बसेस बढ़ी, कम कर दिया गया। इसको कम करके देखिए 11.20 कर दिया गया इसे। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो है ये देखिए ये कम कर दिया गया, 2.4 कर दिया गया। नॉक्स एमिशन यहाँ पर पहले नहीं इसको जो है यहाँ पर दिल लेते थे, उसको भी कंसीडर करने लग गए। देखिए नॉक्स एमिशन यहाँ पर कंसीडर होने लगा, 14.4 ग्राम आ गया पर किलोवाट आवर। यूरो 1 जब लॉन्च हुआ 2000 में, हमने बताया कि पूरे कंट्री वाइड जो है, नेशनल वाइड जो है इसको लॉन्च किया गया ऑल ओवर इंडिया। तो उस समय किट यही थी, किट नहीं चेंज की गई थी जिसके थ्रू टेस्टिंग होती थी, ECR49। उस केस में क्या हुआ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी देखिए कम कर दी गई। और यूरो फर्स्ट BS फर्स्ट वही एक चीज़ है। और हाइड्रोकार्बन का जो एमिशन था वो जो है देखिए 1.1 ग्राम पर किलोवाट आवर हो गया। नॉक्स का जो एमिशन था वो 8.0 ग्राम पर किलोवाट आवर। और यहाँ पर अब इस वाले में यूरो 1 में जो है पार्टिकुलेट मैटर्स भी आ गए, PM जो आ गया 0.36 आ गया। तो ये चीज़ अब यूरो फर्स्ट में आई, फिर उसके बाद 2005 आया।
2005 में जो है यूरो सेकंड आ गया। यूरो सेकंड में किट वही थी R49 EC R49। देखिए इसकी लिमिट को फिर कम कर दिया गया, हाइड्रोकार्बन वही रखा गया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया नॉक्स में, ये बिल्कुल आधे से भी कम कर दिया गया PM को। देखिए ये 0.15 कर दिया गया। 2010 में जब ये लॉन्च हुआ यूरो थर्ड कुछ सेलेक्टेड सिटी में, ये यूरो सेकंड था, यूरो थर्ड जब लॉन्च हुआ सेलेक्टेड सिटी में, तो उस केस में क्या हुआ कि ये BS थर्ड इसी को बोलेंगे, 13+1 सिटी, जो हमने कल अभी पिछली बार आपको बताया था। उसमें क्या था कि अब इसमें दो तरीके की किट यूज़ होने लगी। अब जो है मेज़रमेंट जो होता है वो जो टेस्टिंग होने लगी, अब दो तरीके की किट आ गई अलग अलग। इसको ये हटा करके अब जो है ESC और ETC इस नाम से दो किट आई। अगर आप ESC से मेज़रमेंट कर रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उस मीटर पर आएगा वो 2.1 ग्राम पर किलोवाट आवर, ये 0.66 5 और नॉक्स का जो है 5 और 0.1 इससे, और ETC से जो आता था वो आता था 5.45 और कार्बन मोनोऑक्साइड का 5.45 और हाइड्रोकार्बन का जो आता था 0.78, नॉक्स का जो आता था 5 और पार्टिकुलेट मैटर का जो आता था 0.0। देखिए बहुत काफ़ी कम कर दिया गया इसको भी। यूरो 4 जब आया तो यूरो 4 में भी किट उसी तरीके से दो सेपरेट किट्स थे टेस्टिंग के लिए, ESC और ETC। इससे जो आया यहाँ पर अब ये टेक्निक में जो आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड 1.5 आना चाहिए पर किलोवाट आवर, इतने ग्राम पर किलोवाट आवर, और इसमें जो आना चाहिए 0.46 ग्राम पर किलोवाट आवर हाइड्रोकार्बन के लिए, और ESC में जो है ये नॉक्स का जो एमिशन होना चाहिए 3.5 ग्राम पर किलोवाट आवर, और पार्टिकुलेट मैटर जो आना चाहिए 0.02 ग्राम पर किलोवाट आवर, और ETC के लिए आना चाहिए 4 ग्राम पर किलोवाट आवर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोकार्बन जो आएगा वो 0.55 ग्राम पर किलोवाट आवर, और नॉक्स का जो एमिशन आ रहा 3.5 सेम रखा गया उसमें पिछले वाले से, और 0.03 आप देख रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे नियम भी कड़े होते गए, क्योंकि एमिशन की जो है मात्रा बढ़ना शुरू हो गई, और अब जो नियम कड़े कर दिए गए तो उसके हिसाब से इंजन में मॉडिफिकेशन भी होना तय था। फिर बाद में आपको भी पता है कि जो यूरो 5 आया वो यूरो 5 को जो है या BS 5 वो स्किप कर दिया गया। हमने पिछली बार बताया था आपको कि वो ये BS 5 को स्किप करके सीधे BS 6 लॉन्च किया गया। जो कंपनियां जिससे जो है पहले तैयारी कर रही थी BS 5 के नॉर्म्स को जो है अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन एकदम से BS 6 आ गया तो कई कंपनियों में हड़बड़ाहट मच गई कि अब हम BS 6 के नॉर्म्स के मुताबिक कैसे जो है ये इंजन बनाएंगे। या ऑयल जो कंपनियां थी, रिफाइनरीज थी, वो सोच रही थी कि अब हम ऑयल में जो है किस तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि इंजन में मॉडिफिकेशन होना, व्हीकल के डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन होना। रोड जो है अभी आप देख तो रहे हैं यूरो 6 लॉन्च तो हो गया है, लेकिन उसके हिसाब से जो रोड कंडीशन है इंडिया की वो अच्छी नहीं है। रोड कंडीशन आप हर जगह बहुत अच्छी नहीं पाएंगे। जो कुछ महानगरों को छोड़ दिया जाए, जैसे 13+1 जो सिटीज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए, या जो हाईवेज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो छोटे शहर हैं उनमें तो रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। तो उनमें तो बार बार ब्रेक लेना पड़ता है, फिर एक्सीलेटर लेना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, फिर एक्सीलेटर लेना पड़ता है। तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली एमिशन को तो बढ़ा ही देता है। तो एमिशन तो इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा। तो वो जो नॉर्म्स की जो रेंज है वो कहाँ पर वहाँ पर फुलफिल हो पाएगी, वो अप्लाई हो पाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए ना गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर पाई है अभी तक, ना जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ऑटोमोबाइल की वो पूरी तैयारी कर पाई हैं, ना ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनियां तैयारी कर पाई हैं। लेकिन BS 6 लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिए पूरी तरीके से कब तक जो है यहाँ पर एडॉप्ट हो पाता है, पूरी तरीके से लॉन्च कर पाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अब हम थोड़ा सा एक समरी टाइप में यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कब कब क्या चीज़ें लॉन्च की गई और क्या चीज़ कैसे इसको आप समझेंगे। तो 1992 में देखिए मास एमिशन नॉर्म आया डीजल व्हीकल के लिए, है ना, 1992 के बारे में यहाँ पर बता रहा है। फिर उसके बाद 1996 में इसी का रिवीजन किया गया, रिवीजन ऑफ मास एमिशन नॉर्म्स, है ना।
और फॉर गैसोलीन और डीजल दोनों व्हीकल के लिए कर दिया गया। अब उसमें क्या कर दिया गया, उस समय 1996 में जो कैटालिटिक कन्वर्टर था, जितनी कारें थी मेट्रोज़ में और उन सब में जो है मेट्रो सिटी में, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर को मस्ट कर दिया गया कि वो उसमें फिट होना ही होना है। और उसमें जो है अनलेडेड गैसोलीन को जो है सप्लाई करने की बात की गई कि जो गैसोलीन होगी उसमें जो है लेड की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो। 1998 में जो आया वो कोल्ड स्टार्ट नॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया। फिर 2000 में जो आया वो इंडियन स्टैंडर्ड BS फर्स्ट, हमने बताया था यूरो फर्स्ट के इक्विवेलेंट था वो, नॉर्म इंडिया में आया। और BS सेकेंड जो है केवल दिल्ली में अप्लाई हुआ, क्योंकि जो यूरोप वाले थे वो सब जब यहाँ BS फर्स्ट अप्लाई हुआ था तो BS सेकेंड वगैरह तब वो सब लॉन्च कर चुके थे पहले अपने यहाँ, वो तो हमसे काफ़ी आगे रहते हैं। 2001 में आया जब BS सेकेंड, वो ठीक यूरो 2 के हिसाब से, यूरो सेकेंड के हिसाब से था, वो जितनी मेट्रो सिटीज़ थी उनमें सब में। और फिर तब तक CNG और LPG के व्हीकल्स चलने लग गए थे, उनके ऊपर भी जो है ये प्रतिबंध लगाया गया और सारी चीज़ें बनाई गई। CNG और LPG तो जो यूरोप में चलने लगे वो यहाँ भी चलने लग गए। भाई यूरोप में भी CNG और LPG के वाहन चलने लगे, तो जो नॉर्म्स थे LPG CNG वाले वो अडॉप्ट किए गए, जो किए गए वो BS सेकेंड में अडॉप्ट किए गए। तो वही इंडिया ने भी उसको एक्वायर कर लिया कि भाई हम भाई अपने यहाँ उसको अडॉप्ट करते हैं। सड़कें भले ना हों उस तरीके की, लेकिन नियम तो ऐसे हो ही सकते हैं। 2003 के बारे में हम बात करें, 2003 जब आया तो BS सेकेंड था, वो जो है इस सिटीज़ में 13+1 सिटीज़ में तो लॉन्च किया ही गया। साथ में जो है इंडिया के लिए भी बोल दिया गया कि ऑल ओवर इंडिया में भी इसको लॉन्च कर दिया जाए। 2005 में जब आया, 2005 आते आते पूरी इंडिया में ये BS2 के सारे वाहन बनने लगे, बिकने लगे, चलने लगे। फिर उसके बाद 2005 आया, 2005 में BS3 जो इक्विवेलेंट था यूरोपियन नॉर्म्स थर्ड के, भारत स्टैंडर्ड जो है थर्ड, यूरोपियन नॉर्म्स थर्ड के जो है यूरो थर्ड के इक्विवेलेंट था, वो 13+1 सिटीज़ में 13 सिटीज़ के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कौन कौन सी थी। और साथ में दिल्ली और उसके आसपास के जो सटे हुए इलाके, उन सब जगहों पर जो है ये लॉन्च कर दिया गया। 2010 जब आया तो पूरी इंडिया में ये जो है फिर ये शुरू हो गया BS थर्ड पूरी एंटायर कंट्री में। और उसके बाद 2010 के बाद जो है 12 आते आते हर जगह पर करीब हो गया। फिर उसी समय BS4 को भी लॉन्च कर दिया गया 13+1 वही के लिए। फिर धीरे धीरे उसको भी कहा गया BS थर्ड, और जो ये था BS फोर्थ, तो BS थर्ड को जैसे ही पूरी इंडिया में लॉन्च किया गया उसी समय BS फोर्थ, और जैसे ही BS फोर्थ को जो है कुछ शहरों में लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया और तुरंत उनको कह दिया गया कि अभी पूरी इंडिया में इसको अडॉप्ट किया जाएगा चाहे जो हो जाए। अब उसके लिए उसमें इंतज़ार नहीं करना था उनको, क्योंकि अब जो है वो ऑलरेडी काफ़ी पिछड़ चुके थे। तो अब पिछड़ चुके थे तो उसका कारण ये हुआ कि उनको BS5 जो है स्किप करना पड़ा, क्योंकि वो अब देख रहे थे यूरोपियन नॉर्म्स के मुताबिक जो है अब हम जो है उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। तो अब इन्होंने BS5 को जो है स्किप करके सीधे BS6 लॉन्च कर दिया। अब अप्रैल 2020 से पूरी इंडिया में अब सब भारत स्टैंडर्ड 6 लॉन्च है, और उस केस में जितने भी वाहन बन रहे हैं सब इन्हीं यूरो 6 या BS6 के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बनाए जा रहे हैं। और सड़कें भी जो है उसी हिसाब से मॉडिफाई की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर छोटी सड़कें थी उनको जो है बड़ा किया जा रहा है, हाईवे बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, ताकि जो है ये एमिशंस कम हो। हाईवे से जो है होता क्या है, हाईवे जब रहता है तो उस केस में जो व्हीकल होती है पर्टिकुलर स्पीड रेंज में चलती है, जिससे एमिशन कम होता है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इंजन जो होता गाड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा देर तक रोड पर नहीं रहती, जो डेस्टिनेशन है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया, उससे और भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो टोल टैक्सेस वगैरह ज़रूर बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है कि आप हर 80 किलोमीटर पर जाइए और 150-200 रुपये का आप टोल टैक्स दीजिए। ये गवर्नमेंट इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि अब आप जब तक पैसा लेकर के 1000, 1200, 1500 रुपये लेकर के ना चलिए टोल टैक्स के लिए, अगर लंबी दूरी पर आपको जाना है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कहीं ना हो सकता है आप कहीं खड़े हो जाएं, भले ही आप कार से जा रहे हो।
तो ये सब सारी चीज़ें भी आ गई हैं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा जो है गवर्नमेंट पैसा उसका चार्ज करने लगी है। लेकिन इंजन में अभी भी मॉडिफिकेशंस होने बचे हैं, क्योंकि इंजन अभी उस हिसाब से मॉडिफाइड नहीं है। और बहुत सी गाड़ियां अभी भी जो दौड़ रही हैं पिछले 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब आप आज से 10 साल 15 साल पहले जो था वो यूरो नॉर्म सेकेंड और थर्ड चल रहा था। कुछ तो अभी 2000 की गाड़ियां भी लेके चला रहे हों, वो इस नॉर्म पर चला रहे हों गाड़ियां। तो एमिशन तो अपने आप ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आरटीओ उनको जो है वो उनकी मान्यता को एक्सटेंड कर देता है, उनको रद्द नहीं कर रहा। बड़े शहरों में तो ज़रूर सख्ती है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी नहीं है। छोटे शहरों में लोग पुराने वाहन आज भी चला रहे हैं, आउट ऑफ डेटेड वाहन आज भी चल रहे हैं। उसको जो है अपना परमिशन लेकर के आरटीओ से 2-2 साल 3-3 साल की, और आज भी वो चलाते हैं। तो थोड़ा सा जो है उस पर अभी भी गवर्नमेंट को सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल समझ गए होंगे आप यूरो के बारे में, काफ़ी कुछ हमने बातचीत कर ली। अब हम आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।